इस वीडियो में विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में जानेंगे, साथ ही परिभाषा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा। तो जो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा है, ये एडम स्मिथ के द्वारा दी गई परिभाषा है। पहली, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरी जो परिभाषा है ये है जे.बी. से के द्वारा दी गई परिभाषा। इनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। तीसरी परिभाषा है अर्थशास्त्री वॉकर के द्वारा दी गई परिभाषा। इनके अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। तो इस तरह से ये जो परिभाषाएं हैं ये धन संबंधी परिभाषाएं हैं। ये मुख्य रूप से जिनके द्वारा दी गई थी ये है एडम स्मिथ, जे.बी. से और वॉकर के द्वारा दी गई परिभाषाएं। इसके बाद आगे देखिए धन संबंधी परिभाषा की विशेषताएं। क्या है धन संबंधी परिभाषा की विशेषताएं? सबसे पहला देखिए, इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल धन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इस परिभाषा के अनुसार केवल भौतिक वस्तुओं को ही धन माना गया है। तीसरा है, इस परिभाषा के अनुसार मानव जीवन में सभी सुखों का आधार धन माना गया है। चौथा, एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है जो स्वहित से प्रेरित होकर आर्थिक क्रिया करता है। तो इस तरह से धन संबंधी जो भी परिभाषा है इसमें सबसे ज़्यादा महत्व धन को दिया गया है, अन्य किसी वस्तु को नहीं दिया गया है, और उसमें भी केवल भौतिक वस्तुओं को धन माना गया है। इसके बाद देखिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने धन संबंधी जो परिभाषाएं दी गई थी इसकी आलोचना की है। तो ये क्या है आलोचना? सबसे पहला तो ये कि धन को मनुष्य से ऊंचा स्थान दिया गया है। दूसरा, धन संबंधी परिभाषा संकुचित परिभाषा है क्योंकि केवल कीमती भौतिक वस्तुओं को धन माना गया है। तीसरा, केवल आर्थिक मनुष्य की कल्पना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि मनुष्य कई प्रेरणाओं से भी प्रभावित होता है। इसी तरह से इस परिभाषा में धन वृद्धि में तो जोर दिया गया है, लेकिन धन कैसे बढ़ाया जाए इस पर कुछ नहीं कहा गया है। पांचवा जो इसकी आलोचना है, ये धन को प्रसन्नता का एकमात्र साधन माना गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। सभी धनी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होते और गरीब व्यक्ति भी प्रसन्न हो सकता है। तो हम धन को प्रसन्नता का एकमात्र साधन नहीं मान सकते। इसी तरह से इस परिभाषा में मानव कल्याण की उपेक्षा करके धन संग्रह पर अधिक बल दिया गया है। मतलब मानव कल्याण को अधिक महत्व नहीं दिया है, ये महत्व दिया है इस परिभाषा के अनुसार धन संग्रह को। इसी तरह से इस परिभाषा में दुर्लभता के सिद्धांत की उपेक्षा की गई है। तो इस तरह से ये धन संबंधी जो परिभाषाएं हैं इसकी आलोचना की गई थी कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा। इसके बाद कुछ अर्थशास्त्रियों ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। तो क्या देखिए अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई है। जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं मार्शल, उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। इन्हीं के समर्थक थे अर्थशास्त्री पीगू के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी यह अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। तो इस तरह से मार्शल और पीगू के द्वारा कल्याण संबंधी परिभाषा दी गई। तो जो कल्याण संबंधी परिभाषा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है मार्शल ने पहली बार राजनीतिक अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र का नाम दिया। दूसरा, इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में समस्त मानव जाति का अध्ययन किया जाता है।
तीसरा, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में जीवन की साधारण क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से मनुष्य को धन से अधिक महत्व दिया गया है। पांचवा है, अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना गया है, इसलिए अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज में रहते हैं, यानी जो समाज से कटे रहते हैं, जैसे साधु, सन्यासी। इनका अध्ययन अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से देखिए, केवल सामान्य मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये कल्याण संबंधी परिभाषा की विशेषता है। इसी तरह से अगली विशेषता है, अर्थशास्त्र में मात्र ऐसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति तथा उपभोग का अध्ययन किया जाता है जिनसे मानव कल्याण में वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये जो परिभाषा है, कल्याण संबंधी परिभाषा, यहाँ पे मानव कल्याण पर अधिक बल दिया गया है। अगला देखिए, ये है कल्याण संबंधी जो परिभाषाएं हैं, इसकी कुछ अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की थी। कौन सी आलोचना है इसमें देखिए। पहला है, जीवन की साधारण क्रियाएं अस्पष्ट हैं। दूसरा, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है। इसी तरह से अर्थशास्त्र में केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं, अभौतिक वस्तु, जैसे अभौतिक वस्तुओं में क्या है, अध्यापक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनकी सेवाओं का अध्ययन भी होना चाहिए। रॉबिन्स के अनुसार कल्याण की धारणा अस्पष्ट, अनिश्चित तथा अस्थायी है। यह परिभाषा श्रेणी विभाजक है क्योंकि इसमें क्रियाओं को कल्याणकारी और अकल्याणकारी, सामाजिक तथा असामाजिक, साधारण तथा असाधारण में बांटा गया है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान नहीं है। तो इस तरह से जो कल्याण संबंधी परिभाषा की आलोचना की गई है वो मुख्य रूप से यही है कि अर्थशास्त्र को जो है ये आदर्श विज्ञान न होकर वास्तविक विज्ञान इसको माना गया है। अगले तरह की जो परिभाषाएं हैं ये देखिए, ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा है। जैसे रॉबिन्स के द्वारा दी गई परिभाषा, अर्थशास्त्री रॉबिन्स के द्वारा दी गई परिभाषा, यह है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी तरह से स्किटोवस्की के द्वारा दी गई परिभाषा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रबंधन से है। तो इस तरह से रॉबिन्स और स्किटोवस्की के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा है। दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें सबसे पहला है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का क्रमगत अध्ययन किया जाता है। दूसरा, क्रमगत से मतलब है जैसे हम पहले उत्पादन के बारे में जानेंगे, फिर उपभोग के बारे में जानेंगे, फिर निवेश के बारे में और इसके बाद विनिमय के बारे में जानेंगे। तो ये आर्थिक क्रियाओं का एक क्रमगत अध्ययन माना जाता है। दूसरा है, अर्थशास्त्र जो ये विज्ञान है इसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सामाजिक या असामाजिक है, मतलब मानवीय क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी तरह से आवश्यकताएं असीमित होती हैं। आवश्यकता की अपेक्षा साधन बहुत सीमित होते हैं। साधन सीमित ही नहीं होते बल्कि उनका वैकल्पिक प्रयोग भी होता है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब जैसे दूध है, दूध को बहुत से लोग वैसे ही दूध पीने में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग दूध से दही जमाते हैं या पनीर जमाते हैं या इससे बटर निकालते हैं या घी बनाते हैं। तो इसके दूध के बहुत से वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। तो साधन सीमित तो होते ही हैं, साथ ही इसके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है क्योंकि इसमें मनुष्य या भौतिक तथा अभौतिक साधन जिनका संबंध दुर्लभता से है का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह से सर्वव्यापी परिभाषा है क्योंकि चुनाव की समस्या सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था की समस्या है,
चाहे किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था हो, वहाँ पर चुनाव की समस्या जो है ये मुख्य रूप से होती है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा की विशेषताएं हैं। अब इसकी कुछ आलोचना भी की गई है कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा। सबसे पहला तो ये अव्यवहारिक तथा जटिल परिभाषा है, क्योंकि यह साधारण लोगों की समझ से बाहर है। इसी तरह से इस परिभाषा का मानव कल्याण से कोई संबंध नहीं है। यह परिभाषा धनी समाज पर लागू नहीं होती, क्योंकि धनी समाज पर दुर्लभता के कारण नहीं बल्कि अधिकता के कारण समस्या होती है। मतलब धनी समाज में दुर्लभता का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो कितनी भी कीमती वस्तु होती है उसको आसानी से क्रय कर सकता है। इसी तरह से अल्पविकसित देशों पर लागू नहीं होती, क्योंकि अल्पविकसित देशों के पास साधन तो हैं लेकिन उनका पूरा प्रयोग नहीं हो रहा होता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत अधिक संकुचित कर दिया गया है इस परिभाषा के अनुसार। इसी तरह से विकसित देशों में दुर्लभता की समस्या न होकर अधिकता की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जो देश विकसित देश हैं वहाँ पर उत्पादन कम ना होकर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर अधिकता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो विकसित देशों में दुर्लभता की समस्या न होकर अधिकता की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो अगली परिभाषा देखिए जो है ये मुख्य रूप से है विकास संबंधी परिभाषा। तो ये विकास संबंधी परिभाषा जो दी गई है ये अर्थशास्त्री सैमुअल्सन के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकी ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं तथा इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं। तो ये जो परिभाषा दी है विकास संबंधी, ये मुख्य रूप से सैमुअल्सन के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो इस तरह से आपने देखा धन संबंधी परिभाषा, इसी तरह से कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा और अंत में आपने देखा सैमुअल्सन के द्वारा दी